विनोद जी, हमारी तो बहुत पुराने रिश्ते और बहुत पुरानी खट्टी मीठी यादें हैं। बांग्लादेश की लड़ाई, बांग्लादेश के क्रिएशन, उसके बाद जैसे मैंने बताया शेख हसीना को हिंदुस्तान में 5-6 साल तक रखना, गुप्त तरीके से अलग नाम रख के वो रही थी। ये कितना बड़ा चैलेंज हमारे लिए इस समय है जब शेख हसीना हिंदुस्तान आ रही हैं, और हो सकता है कि वो शायद भारत में शरण मांगे ना मांगे, मुझे नहीं पता। वो भी शायद अपना गुणा भाग कर रही होंगी कि उनको ज़्यादा क्या सूट करता है, हिंदुस्तान सूट करता है या यूरोप सूट करता है। देखिए, शेख हसीना, अब हम सब पहले आप भी बोल चुके हैं, जनरल साहब ने भी कहा कि मुझे परिवार से भारत के रिश्ते बहुत गहरे हैं और राजनीतिक रिश्ते नहीं, बड़े आत्मिक किस्म के रिश्ते रहे हैं। अभी भी आप जब शेख हसीना भारत आती हैं, लगातार देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी के दोनों शपथ ग्रहणों में वो आई, 2014 में भी आई, 2019 में भी आई और इसके बीच में भी आई, अभी जब हाल में हुआ। और उसके बाद वो जो विपक्षी दल के प्रमुख जो सोनिया गांधी परिवार, इंदिरा गांधी के परिवार है, उनसे भी मिलने जाती रही। यानी हमारे यहाँ सत्ता सरकार कोई भी हो, कांग्रेस की हो या गैर कांग्रेस की हो, बांग्लादेश से हमारे रिश्ते, और खासकर जब अवामी लीग की सरकार हो तो बहुत बेहतर रिश्ते रहे हैं। 2009 में वो आई, सत्ता में चुन करके आई थी, तो पूरे बांग्लादेश ने स्वागत किया था, क्योंकि बांग्लादेश में उस वक्त जो तत्कालीन सरकार थी उनकी बेगम जिया की, तो वो बहुत डिस्क्रेडिट हो गई थी, बहुत अलोकप्रिय थी। और उसके बाद काफ़ी थम्पिंग मेजॉरिटी से वो जीत करके आई थी। फिर अगला चुनाव जब हुआ तो उन पर आरोप लगे कि वो चुनाव जो है उन्होंने रिग करके जीता है। ये चुनाव विपक्ष ने इस तरह के आरोप लगाए, लेकिन उस पर लोगों ने ध्यान नहीं दिया और उसके बाद फिर उनको मौका मिला। तीसरे चुनाव में तो विपक्ष पार्टी मतलब भाग ही नहीं ले, उसने बहिष्कार किया चुनाव का, उसके बाद चुनाव हुए और वो फिर चुनी गई। तो एक तरह से उनके जो 2 चुनाव हुए उनको लेकर के बहुत सवाल उठे बांग्लादेश के अंदर, और धीरे धीरे जो एक साख होती है लोकतांत्रिक व्यवस्था की, वो कहीं ना कहीं गिरी, जिस वजह से ये अराजकता का माहौल बनने में एक और तरह से इसको ईंधन में बना। अब उसमें ISI है पीछे, चाइना है या CIA है, कौन है ये तो जांच का विषय है, वो तो पता लगेगा। लेकिन जो भी तत्व हैं वो जमात तो शुरू से लगातार वहाँ से भारत विरोधी पूरी जमात है। जमात इस्लामी का जो पूरा रुख है वो हर तरह से कट्टरवादी भी है और भारत के खिलाफ तो लगातार उसका एक स्टैंड रहा है। तो वो ताकतें भी इसमें हैं। तो कुल मिला के, और यह आरक्षण वाला मुद्दा एकदम गर्म मुद्दा हो गया, और इस मुद्दे को लेकर के जिस तरह इसको टैकल करना चाहिए था वो टैकल नहीं कर पाई। वो कर सकती थी, क्यों नहीं किया, क्या वजह रही, जो भी है, या शायद सत्ता जिस तरह होता है कई बार, ज़्यादा जो लोकप्रिय नेता होता है वो कई बार उसको फीडबैक सही नहीं मिलता है, और जो संस्थाएं होती हैं वो भी सही तरीके से काम नहीं करती हैं, तो शीर्ष वाले नेता को ज़मीन का अंदाज नहीं होता है और नीचे असंतोष पनपता रहता है और नतीजा सामने आ जाता है। चूँकि बांग्लादेश जिस तरह का, जब जनरल साहब बता रहे थे, 2 हत्याएँ वहाँ हो चुकी हैं, राष्ट्रपति मुजीब की, जनरल जिया की, तो वहाँ वो पाकिस्तान से अलग होकर देश बना था। और जिन जनरल शेख मुजीब ने बनाया, आज उनकी मूर्तियाँ तो जिस तरह तोड़ी जा रही हैं, तो इससे एक बात तो जाहिर है कि जो अराजकता वहाँ हुई है इस समय, उसमें कहीं ना कहीं मुजीब विरोधी ताकतें शामिल हैं, और जाहिर है मुजीब विरोधी ताकतों का कहीं ना कहीं पाकिस्तान को संरक्षण जरूर होगा। वरना आप हसीना से नाराज हो सकते हैं, शेख मुजीब से नाराज होने क्या मतलब, उनकी मूर्ति पर हथौड़ी चलाए। तो इसका मतलब ये साफ है। भारत के लिए चुनौती ये है जो आपने कहा कि एक तरफ शेख हसीना सुरक्षित रूप से रहें, अब उनको शरण दी जाएगी न दी जाएगी तो भारत सरकार तय करेगी। लेकिन एक बात मैं जानता हूँ, भारत सरकार कोई भी फैसला लेगी वो भारत के हित में लेगी। और अभी जिस तरह से भारत सरकार का पूरा जो प्रतिक्रिया है, जो जल्दबाजी की नहीं है, बहुत सही तरीके से सतर्क नज़रों से सारी चीज़ों का मूल्यांकन हो रहा है। और भारत को ये भी देखना है कि वहाँ कौन सा निज़ाम आता है। हाँ। जो वहाँ अंतरिम सरकार बनती है उसमें कौन से लोग प्रभावी होते हैं, अगर चुनाव होते हैं तो उस चुनाव में कौन जीत के आता है, या क्या फौज संभाल लेगी। भले जनरल साहब भी कह रहे हो कि अभी हमारा संभालने की इरादा नहीं है, लेकिन जैसे जनरल कादियान ने कहा, जो कि खुद फौजी हैं, कि एक बार जनरल जब आ जाते हैं सत्ता में और स्वाद लग जाता है तो उनको हटाना बड़ा मुश्किल होता है। पाकिस्तान इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, और बांग्लादेश में भी ये हो चुका है। तो इसलिए जो है अभी भारत को बहुत सोच समझकर फैसला लेना होगा, और बेहतर यही है कि शेख हसीना भारत में रहने की बजाय यूरोप चली जाएं, क्योंकि यूरोपीय देश ऐसे हैं वो उनके यहाँ सब खप जाता है। उनका जो हाजमा है वो बहुत ज़्यादा मजबूत है। वो हर देश के विरोधी को, वो चाहे ईरान के शाह हों, वो चाहे अफगानिस्तान के शाह रहे हों, सब जो भी पलायन करते हैं उनको यूरोप में और पश्चिमी देशों में शरण आसानी से मिल जाती है, क्योंकि जो नया निज़ाम आता है दूसरे देशों में उसको भी यूरोप और पश्चिमी देशों से रिश्ते सुधारने होते हैं, तो बहुत ज़्यादा मुद्दा नहीं बनता। तो ज़्यादा सेफ
सुरक्षित स्थान मुझे लगता है उनके लिए यूरोप होगा। अब वो लंदन हो, फ्रांस हो, कौन सा देश हो, अलग बात है। भारत में वो हो सकता है थोड़ी देर के लिए रुकें, अपना रिफ्यूलिंग वगैरह कराएं, जो भी है चली जाएं। और भारत के हित में भी यही है, क्योंकि देखिए भारत में अगर वो रहेंगी तो निश्चित रूप से जो अगर उनका अवामी लीग के विरोधी कोई पार्टी सत्ता में आती मैं है, इसी पे आ रहा था विनोद जी, इसी पे आ रहा था मैं। तो वो नुकसान, वो भारत के साथ बड़ा दबाव वो तो होगा। है। याद करिए विनोद जी, बांग्लादेश में प्रधानमंत्री 2 ही नेता रही ज्यादातर, या तो बेगम शेख जिया। हसीना रही या खालिदा जिया रही। हाँ। खालिदा जिया दशकों से गायब हैं और उनकी तबीयत, जहां तक मुझे जानकारी है, तबीयत उनकी नासाज थी, जेल में रही काफी टाइम। बहुत समय तक। उसके बाद अब तबीयत उनकी इतनी खराब है, उनके एक शायद सहयोगी ने कहा था कि कभी भी उनका इंतकाल हो सकता है। भाई इसका मतलब अब प्रधानमंत्री पद संभालने के लिए बांग्लादेश में शेख हसीना के बाद वहां आर्मी के पास कौन नेता है? कोई ऐसा नया नेता उनको ढूंढना पड़ेगा। देखिए कोई पैन बांग्लादेश नेता वहां अभी तक सामने नहीं आया है कि जिसकी जैसे हसीना के बाद आबिदा, आबिदा के बाद हसीना, ये एक तरह से चलता रहा वहाँ। आज की तारीख में वहाँ कोई इस तरह का लोकप्रिय नेता नहीं है बांग्लादेश में जिससे संवाद स्थापित किया। इसीलिए जो जनरल साहब कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। जनरल साहब, हो सकता है कि आर्मी इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश करे। जनरल साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, कोई नेता ही नहीं है। क्योंकि देखिए जब कहीं भी अराजकता होती है, और खासकर छोटे देशों में, बांग्लादेश जैसे देशों में या पाकिस्तान जैसे देशों में, तो फौज आकर के संभालती है। और एक बार फौज जब संभाल लेती है तो वापस बैरक में लौटना उसके लिए मुश्किल होता है। ये एक सच, एक मतलब यथार्थ है। एक बात मैं और जो कहने जा रहा था कि देखिए भारत के लिए बड़ी चुनौती इसलिए भी है, जो अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने भी कही, कि नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, म्यांमार, अफगानिस्तान और पाकिस्तान तो खैर हमारा वैसे ही वो है एक तरह से, उसके साथ तो रिश्ते इतने ही खराब हैं कि उसका कहेंगे। पूरी तरह से हमारे पड़ोसी देशों में जो विदेशी ताकतें हैं, और खासकर वो ताकतें जो भारत विरोधी हैं, उनका वर्चस्व जो है बढ़ गया है, उनका दखल बढ़ गया है। ये भारतीय कूटनीति और भारतीय राजनीति के सामने एक बड़ी चुनौती है। और मुझे लगता है बांग्लादेश जो एक बड़ा पिलर हमारे भारतीय कूटनीति का रहा है वो उन ताकतों के हाथ में न चला जाए। इसको किस तरह संभाला जाए ये, लेकिन भारत सरकार का अभी तक जो रुख है मुझे लगता है वो काफ़ी सराहनीय है, जिस तरह से उन्होंने उसको इन चीज़ों को अभी तक देखा है। अभी कोई तात्कालिक कोई हड़बड़ी वाली प्रतिक्रिया भारत की तरफ से नहीं आई। हाँ बिल्कुल।